सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपकी डिमांड थी कि सीसेट के पैसेज आपको और सोल्व करवाऊं, तो आज एक और नया लेसन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये सीसेट के आज ऐसे हम पैसेज देखेंगे जिसमें पूर्व धारणा यानी एजेप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आज मैं 6 पैसेज लेने वाला हूँ। 2019 के मैंने 6 पैसेज लिए हैं। 6 के 6 पैसेज मैंने एजप्शन वाले लिए हैं, क्योंकि सिंपल वाले पैसेज मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो हर कोई सही कर लेता है। तो आज आपके सामने बहुत ही शानदार एक तरीका बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि इस तरीके से आप जाते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में पैसेज हैं, तो दोनों मीडियम के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैसेज लेते हैं, 2019 का ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं पैसेज ले रहा हूँ, ठीक है, पैसेज 2 ले रहा हूँ। 2019 का पैसेज 2 शिक्षा का है। आप एक बार हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार पैसेज पढ़ लें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, पैसेज नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। आराम से वीडियो को पॉज करो, एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो और आप अपना आंसर जानो, और फिर मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी पैसेज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से देखना। ये तरीका अपनाना, पूरे हम ऐसे ही चलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ होती रहे। ठीक है, यहाँ से एजुकेशन वाला जो आपको है ये पढ़ना है। ठीक है, एजुकेशन वाला, और इसके क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ऐसा किया होगा, पॉज करके पढ़ लिया होगा और अपना क्वेश्चन भी, आंसर भी आपने नोट किया होगा। चलते हैं, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। वापस हिंदी वाले पे आते हैं। मैं हिंदी वाला ही पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरा मीडियम नहीं है, मेरा हिंदी मीडियम है। लेकिन मैं साथ में आपको क्वेश्चन लेके चल सकता हूँ ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास है सोल्व करने का। यहाँ पे ऊपर देखना, तो शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खासकर इस तेजी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक हैं। ठीक है, और संस्कृति तथा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता है और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान हो, दोनों हो, और उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा, और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथ मिलकर ये मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। पैसेज को पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है? मतलब ये आ रही है एक एजुकेशन का महत्व है, और किस प्रकार की एजुकेशन अच्छी मानी जाती है। आप जानते हो कि रटने वाली नहीं, केवल नॉलेज गेन करने वाली नहीं, ऐसी शिक्षा जो कहीं ना कहीं मानव कल्याण की संस्कृति में योगदान देती है, या ऐसा कार्य जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। तो अटेम्प्ट लेते हैं क्वेश्चन को आराम। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। ये देखो, एजप्शन क्या है, याद रखना। इसमें एक बात आप नोटिस करना कि यार ये लेखक है ना, इसने ये लेख क्यों लिखा है, मतलब ये पैसेज क्यों लिखा है, इसके पीछे लेखक की क्या पूर्व धारणा हो सकती है, लेखक क्या आकलन करना चाहता है। ठीक है, इसके पीछे ये धारणा होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। देखते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं कि इसको सही माने या गलत माने। ठीक, आगे बढ़ते हैं एक बार। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। यदि हम आकलन करें ऊपर वाले पैसेज के आधार पर, तो ये क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहले एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, सुशिक्षित व्यक्ति से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। मतलब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। मतलब एजप्शन भी देखें तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि सुशिक्षित व्यक्ति से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। इसमें मॉडर्न सोसाइटी की बात की जा रही है। ठीक है, एक बार आप इंग्लिश का भी देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें बात कर रहा है कि ए सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपुल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडर्न सोसाइटी। मतलब ऐसी तो कहीं बात नहीं की गई है पैसेज में, कहीं इसका कोई मतलब नज़र नहीं आया है। ठीक है, आप एक बार पूरा भी देख सकते हो। ऊपर ऐसी कहीं पैसेज में बात नहीं की गई कि सुशिक्षित व्यक्ति से ही आधुनिक समाज बनता है, ऐसा कोई बात नहीं की गई। तो स्टेटमेंट ये
रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एजप्शन भी तो कोई ना कोई चीज़ों को लेकर करता है ना। यहाँ पे एजप्शन किन चीज़ों को लेकर है, शिक्षा के महत्व को लेकर है, उनके उनके बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से यदि देखोगे, सोचोगे, तो इसके बारे में कुछ न कुछ निकल के आएगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो एजप्शन कैसे बनाए हम, तो इसको निकाल देते हैं एक बार। सेकेंड वाले पर बात करते हैं कि संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये बात देखो, ये दोनों चीज़ें इस पैसेज में आई है, शिक्षा भी आई है, संस्कृति भी आई है। और ये बात बोली गई ना कि अच्छी शिक्षा कौन सी है, जिसमें संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हो। देखो ये दोनों बात बोली गई है, तो इसका मतलब इसका तो बड़ा रोल है, ये तो मान सकते हैं हम। तो इसमें क्या है, संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। तो अच्छी शिक्षा कौन सी है, जिसमें संस्कृति भी हो, दर्शन भी हो, और साथ में कुछ ऐसा ज्ञान हो जिससे व्यक्ति आगे बढ़े, मानव विकास का कल्याण हो और रोजगार मिले। तो ये एजप्शन तो पाला गया है, ये एजप्शन तो साफ साफ दिख रहा है, पैसेज के अंदर से निकाला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस तरीके से करना चाहिए। और जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, या सेम सिचुएशन आपके साथ एग्जाम में होगी, रियल में होगी एग्जाम में। अभी तो हम यहाँ बैठ के, कोई प्रेशर भी नहीं है, फिर भी इन पैसेज को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। तो याद रखना इस बात को, आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। हम यहाँ पे 6 पैसेज लेंगे, देखना हर एक पैसेज में आप जज आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप सही आंसर करोगे, ठीक है। ये काफ़ी टफ पैसेज था, नो डाउट इसमें, ठीक है। आंसर इसका निकल के आ गया, थर्ड में आंसर बी आंसर है, ठीक है। कर सकते हैं इसको, ऐसा ऐसा ही करना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज लेते हैं। यहाँ पे पैसेज हम थर्ड लेने वाले हैं, तीसरा पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी मीडियम वाले पॉज करो और इसको पढ़ो, ठीक है। और अपना आंसर भी आप नोट कर सकते हो, आराम से एक बार पैसेज पढ़ लो पॉज करके, ठीक है। और ये पेपर तो आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपके टेबल पे होने चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपके टेबल पे होंगे तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, मुझे ज़्यादा पॉज करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो पॉज करके अपना आंसर नोट करना, फिर मेरा वाला आंसर देखना क्या तरीका बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ सकते हैं पैसेज को, ठीक है। तीसरा पैसेज यहाँ पे आराम से ये पैसेज पढ़ो और अपना क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं सोल्व कराता हूँ इसको, अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखना आप, मिट्टी की बात की जा रही है कि मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, एक जीवन संसाधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं। ये सिंपल सी हम एनसीईआरटी में पढ़ के आते हैं कि मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन नष्ट होने में कुछ समय लगता है। और प्रतिवर्ष 75 अरब बिलियन टन मृदा क्या होती है, नष्ट हो रही है, काफ़ी उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये चिंताजनक है, और केवल ये चिंताजनक है क्यों, ये न केवल खाद्य उत्पादों के लिए चिंताजनक नहीं है, बल्कि आप जानते हो कि मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में रोके रखती है और वायुमंडल में उन्मुक्त होने से बचाए रखती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले मिट्टी की बात की गई है, थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। दूसरी बात की जा रही है कि यार मिट्टी नष्ट होती है ना, तो उसका क्या नुकसान होगा। एक तो खाद्य सुरक्षा संकट में आ सकती है, दूसरी इन्वायरमेंट को लेकर, यानी जो भी चीज़ें चल रही है आजकल जलवायु परिवर्तन से लेकर, है ना, तो इनके लिए भी खतरा हो सकता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो कैप्चर हैं, ठीक है। चाहे पौधों की जड़ों के माध्यम से हो, या आपने परमाफ्रॉस्ट पढ़ा होगा उनके माध्यम से हो, ठीक है। उसी को दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेखक ध्यान रखना है, पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, एजम्पशन इंग्लिश वर्ड देखना इसका। यहाँ पे जो एजम्पशन है, ठीक है, एजम्पशन जो है वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि लेखक इस लेख को क्यों लिख रहा है, लेखक की इस लेख के लिखने के पीछे क्या उसकी पूर्व धारणाएं हैं, ठीक है। तो याद रखना वो पैसे से जुड़ी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि उसका अर्थ बिल्कुल अलग निकल रहा हो, वो भी नहीं होना चाहिए। चलो स्टेटमेंट बेस पढ़ते हैं, एक बार जाते हैं। सबसे पहले, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। हो सकता है, अभी आगे बढ़ते हैं, हो भी सकता है, अभी कुछ नहीं कहेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक से इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना, याद रखना डायरेक्ट सोल्व मत करना, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना, उसके आधार पर अपने आप अपना आंसर निकल के आएगा, देखना आप। तो आगे है कि मृदा का क्षरण मुख्यतः ये देखो इसमें साफ साफ लिखा है, देखो स्टेटमेंट पढ़ना एक बार, कि सोइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित कारण है। ऐसा तो मतलब कह नहीं सकते हम कि मानव जनित ही कारण है, जहां पे दो है उनको निकाल दो। दो स्टैंडर्ड कारण है कि मृदा केवल मानव के कारणों से नहीं होती, बल्कि आप जानते हो नदियों से, पवन के द्वारा, या ग्लेशियर के पिघलने से, भूस्खलन से, मतलब प्राकृतिक क्रियाएं भी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट निकला, जहां जहां दो उनको निकाल दो, जहां जहां दो है, ठीक है, कट गया।
आंसर निकल के आया बी, अपने आप निकल के आया बी। आगे भी हम पढ़ सकते हैं कि मृदा के धारणी प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। तो ये दो स्टेटमेंट लग रहा था क्योंकि कार्बन कैप्चरिंग की बात की गई है और वो जुड़ा हुआ है किससे, जलवायु परिवर्तन से। लेकिन पहले ही हमारे पास श्योर वाला आंसर है एकदम, क्योंकि जब हमने दो को निकाल दिया, फर्स्ट वाला ऐसा था कि 50-50 मामला लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब हमारे पास एलिमिनेशन टेक्निक है तो हम क्यों फालतू में पंगा लें, आंसर हमारा यही सही है। मैंने यहाँ पे जो आंसर लिए हैं यूपीसी की ऑफिशियल आंसर की से लिए हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप किसी कोचिंग के आंसर की पैसेज में देखते हो तो काफ़ी उसमें बदलाव आता है, उत्तर अलग ही मिलते हैं। क्योंकि मेरा 2019 है, उसमें मेरा प्री निकला था, तो मैं सी सेट का जो है कोचिंग के आंसर की से मैंने मिलाया था, इसके हिसाब से मैं फेल था, मेरा स्कोर बहुत कम बन रहा था, मतलब 55-60 स्कोर बन रहा था। लेकिन मुझे पता था कि जो मेरे पैसेज मैंने किए वो मैं सही होंगे, पक्का मुझे इस बात का बिलीव था। और फिर मेरा फाइनल स्कोर इसमें 70 आया और मेरा यूपीसी के आंसर के हिसाब से मेरा सही था। इसका मतलब मुझे एक चीज़ का विश्वास था कि जो पैसेज मैं करता हूँ ना वो सही होते हैं। क्योंकि इतनी साल पढ़ने के बाद में पैसेज को तो गलत कैसे करेंगे। इसमें तो एक आपका एक प्रैक्टिस होता है कि आपने लगातार अच्छी मेहनत कर ली तो आपको खुद एक आइडिया निकल के आ जाएगा यार पैसेज गलत कैसे हो सकते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। और विशेषकर ये वरदान उनके लिए होंगे जिनको मैथ रीजनिंग नहीं आती है, जो पैसेज पर डिपेंड करते हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। मैं जानता हूँ इस बात को, विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है जो मैथ और रीजनिंग ज़्यादा नहीं जानते, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए पैसेज का सही होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 30 पैसेज आते हैं, 30 में से 20 अटेम्प्ट लें या 25 अटेम्प्ट लें तो कम से कम 20 हमारे बचे। 15 से 20 पैसेज के क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपका कट ऑफ वैसे भी पास कर लोगे आप। तो बताना मुझे आपको कितना फायदा मिल रहा है, कमेंट करके बताना कि आपको वास्तव में इनसे लाभ मिल रहा है, तो मैं आगे भी लेसन बनाऊंगा। अदरवाइज आज मेरा ये लास्ट लेसन होगा। यदि आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, आप लोग ज़्यादा प्यार नहीं देते हो, यहाँ पे कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं हो, तो मेरा ये लास्ट लेसन होगा पैसेज को लेकर, क्योंकि यार काफ़ी लंबा टाइम लगता है इनको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी अपना आंसर चेक कर रहे होंगे, आशा करता हूँ ऐसा। वैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बहुत कम है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ 2-4 भी कमेंट करते हैं, तो अपने लिए तो ये है ना कि यार सबको साथ लेके चलना है। तो नेक्स्ट मैं पैसेज ले रहा हूँ, क्वेश्चन 4 का आंसर बी हो गया है। और इनके ऑफिशियल आंसर की आप भी चेक कर सकते हो, करना चाहो तो। जब भी आपको ये पेपर, बहुत लोग ये कहते हैं सर इनकी पीडीएफ भेजो, पीडीएफ कहाँ भेजें यार, यूपीसी की ऑफिशियल वहाँ पे वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर और आंसर की पढ़ें, ठीक है। आप में से बहुत लोगों का कमेंट ये भी है कि सर 2020 के पैसे सोल्व कराओ, तो यार 2020 की तो आंसर की भी आई नहीं है, और मैं ऐसी गलती करूंगा नहीं कि आपको पैसेज कुछ गलत पैसेज आपको बता दूं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की आप जानते हो कि अभी जैसे 2-4 दिन में आई, इसका रिजल्ट आने वाला फाइनल, उसके 5-7 दिन बाद में आंसर की आ जाएगी, तो आप मिलाना चाहो तो एग्जाम से 5-7 दिन पहले जरूर ये कर सकते हो ना, यदि हमारे पास टाइम रहा। यदि आंसर की पहले आ जाती है तो 2020 के पैसेज में खुद सोल्व करवाऊंगा यूपीसी के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। जब तक हमारे पास ये आंसर की उनको करते हैं, अभी 2019 का करता हूँ, आगे यदि जरूरत पड़ी तो 2018, 15, 16 उनके पैसेज ले लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे देखना, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी सोल्व करना, आप अपना आंसर देखना। बाकी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे देखना, पैसेज 4 यहाँ पे, हाँ पैसेज 4 देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आते हैं आगे, आराम से अपना स्टेटमेंट क्वेश्चन देखना, वीडियो को पॉज करना। चलो आगे बढ़ते हैं। असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकी रूप से मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्तियां न तो दिखाई देती है और नहीं मापी जा सकती। हम जानते हैं हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था वगैरह है उनको तो हम जीडीपी जीएनपी के माध्यम से मापते हैं, लेकिन असमानता को कैसे मापें, है ना। तो ये कह रहा है कि असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिक रूप से मापी जा सकती है। हाँ लेकिन मापी तो जा सकती है, कैसे मापी जा सकती है, हम यदि अलग अलग वर्गों के शिक्षा, या आप मान सकते हो उनकी डेवलपमेंट या उनकी कैसी आय है, ऐसे आंकलन करें तो डाटा तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारक है ना वो समझ में नहीं आते हैं। किंतु इनके संचालित होने वाली आर्थिक शक्ति ने तो दिखाई देती है और नहीं मापी जा सकती है कि इनके पीछे कारण क्या है, असमानता किस कारणों से हो रही है, ठीक है। गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता का संगठक सिद्धांत है, चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र किसी की भी हो, इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं। किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। तो थोड़ा सा समझ में आया कि यार ये असमानता की बात कर रहा है, उसके कारण क्या है, उसके पीछे कौन से कारक हो सकते हैं, उनकी बात कर रहा है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूर्व धारणा है, ठीक है, एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। ये देखो वर्ड, एकमात्र कारण है। वैसे लॉजिक थोड़ी कहता है कि आर्थिक शक्ति ही असमानता को ला सकती है, बहुत सारे कारक है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई साहब, ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है। एक बार अपने आंसर पे आते हैं, जहां जहां एक है निकाल देते हैं एक बार।
आपको आगे स्टेटमेंट पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आगे क्या कहना चाह रहा है, सीधा आंसर लगाओ ना अपना, बी आंसर। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए आपका। एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर करोगे, पैसेज कैसा भी हो, चाहे पूर्व धारणा का हो, साधारण हो, असाधारण हो, कैसा भी हो, आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो कि यार मैं अब कर लूंगा, अब भी मेरे पास एक एक तरीका हाथ लगा है, मैं अब मेहनत करूंगा। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, पिछले 4-5 सालों में जितने भी पैसेज निकाल दो यार, एक सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताना बाद में। केवल आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगा, केवल आपके हार्ड वर्क पर, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, केवल आपका एक हार्ड वर्क है यहाँ पे। और ये मैं पैसेज करता हूँ लगातार, चारों ही बार मेरे है ना, मेरा सी सेट फेल नहीं हुआ कभी। जबकि मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है सी सेट में फेल नहीं होते वो 2 अटेम्प्ट में, तो शायद वो यूपीसी टॉप कर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई हार्डवर्क का तरीका अच्छा है। लेकिन केवल घबराने से, डर के कारण सी सेट में फेल होकर आ जाते हैं। सी सेट में फेल होना मैं ऐसा मानता हूँ मूर्खता है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि यार सी सेट में फेल हो जाऊंगा मैं, मार्क्स मतलब 70 आए थे, हालांकि बच गया था, लेकिन फेल होना बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं अपने आप पे लागू करता हूँ कि यार सी सेट में फेल होना बड़ी गलती है, क्योंकि सी सेट में यार फिर 27 क्वेश्चन करने होते हैं, 27 क्वेश्चन तो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो जब 2012 और 13 में मैंने प्रीलिम्स दिया था अपना, तो उस समय तो हमारा सी सेट का स्कोर जुड़ता था। जब 2014 में मेरा पहली बार प्री निकला था ना, तो उस समय सी सेट प्लस जीएस दोनों का स्कोर जुड़ता था। ठीक है, दोनों का स्कोर जुड़ता था, तो उस समय क्या करते फिर आप, है ना, क्योंकि उस समय तो आपको सी सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 60-70 क्वेश्चन करने पड़ते थे पास होने के लिए। आजकल तो कम से कम 27 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो अभी तो कोई बहाना हो ही नहीं सकता। अभी जो बहाना बताते हैं ना कि हिंदी मीडियम वाले फेल होते हैं, पेपर ये सब सेट करता है यूपीसी, ये सब गलती है आपकी। आप ऐसे बहाने मत बनाना कभी भी। यदि बहाने बनाते रहेंगे तो कभी प्री निकलेगा भी नहीं। इस बात को एकदम बांध लेना, और मेरी बात के साथ एग्री भी हो सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों का आंसर बी बी है, सबका बी आंसर है ना। आप इसमें टेंशन मत लेना, यूपीसी ने ऑफिशियल आंसर की में यही दे रखा है। बाकी आप चाहो तो आप देख सकते हो, यूपीसी के ऑफिशियल आंसर की भी जाके चेक कर सकते हो, बाकी मैंने चेक कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 और पैसेज आज यहाँ लेने वाले हम। मैं आज चाह रहा था कि इस एक लेसन में आज आपके पैसे से संबंधित सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी यदि फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो और कोशिश करेंगे हम, और बनाएंगे। किसी भी कंडीशन पर मैं नहीं चाहता मेरा विद्यार्थी यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, छोटा भाई बहन, सी सेट में फेल हो, वो तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन लेंगे आगे, पूर्व धारणा वाले 3 पैसेज और लेने वाले हैं। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 65। नीचे आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। ये भी पूर्व धारणा वाला ही क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, 65 क्वेश्चन है। तो आराम से यहाँ पे पहले हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ये देखना, पढ़ना पैसेज को, फिर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, और फिर अपने वाले से मिलान करना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी क्वेश्चन को आराम से पैसेज को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलिए फिर अटेम्प्ट लेते हैं। आप यदि यही मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते हो ना, आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गलती करके सीखोगे ना तो कभी फिर दोबारा गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं कि पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप पर ऐसे तस्वीर बननी चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, तस्वीर बननी चाहिए। पैसेज सोल्व करते हो इस समय आपके मन में और दिमाग में तस्वीर बनती है ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है, कहानी की तरह बन जाता है कभी कभी। तो पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ा है। ठीक है, दोनों की तुलना की जा रही है, भूमंडलीय यानी स्थल, और हम कह सकते हैं बाकी स्थल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम का भी आप देख सकते हो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, टेम्परेचर नियरली 5 टाइम्स इज रेपिडली ऑन दी वेस्टर्न। ठीक है, ग्लोबल एवरेज की बात कर रहा है, मतलब अन्य, मतलब जो है, जो जहाँ पे वैश्विक तापमान की बात कर रहा है, तापमान से यहाँ पे 5 गुना तेजी से बढ़ा है। ठीक है, अनुसंधानकर्ताओं को पता लगा कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नितल जीवजात, जो बेंतोस जीव है, यानी आप मान सकते हो, देखो सिंपल से, ये यहाँ पे अंटार्कटिका है, और यहाँ से यदि जल पिघलता है तो बर्फ पिघलेगी, पानी आएगा और सागर में जाके गिरेगा, लेकिन साथ में अवसाद भी जाएंगे। तो ये सागर में जो जीव जंतु, उनको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अवसादीकरण से, आप जानते हो ना, अवसादीकरण से प्रवाल विधियाँ भी नष्ट होती है। ठीक है, ऐसा होता है, और सागरी जो जीव है वो भी नष्ट होते हैं, क्योंकि अपरदन उनके ऊपर या मलबा उन पर गिरेगा तो स्वाभाविक बात है, तो ऐसी घटनाएं होगी। ठीक है, तो अंटार्कटिक प्रायद्वीप तटीय जलों में रहने वाले जो बेंथोस टाइप के जीव है के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र
समुद्र अधस्थल पारितंत्र पर पड़ रहा है, यानी जैव विविधता नष्ट हो रही है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़ते हुए स्तर ही तटीय क्षेत्र में जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार थोड़े से ऐसे वर्ड ये अजीब से अनुवाद के कारण होते हैं, तो आप इंग्लिश वाला अनुवाद देख लिया करो, है ना। ठीक है, मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि आपने हिंदी वाले शब्द कुछ समझ में नहीं है तो आप इंग्लिश का अनुवाद देख लिया करो या इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देख लिया करो। तो बहुत सारे आप में से कमेंट करते हैं कि सर जब हिंदी का समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश का कहाँ से आएगा। तो यार थोड़ी सी कॉमन सेंस रखो, मैच्योरिटी रखो। ऐसे क्वेश्चन ऐसे कमेंट करने के नहीं होते, उसमें आप अपनी ही मतलब बेइज्जती करा लेते हो फिर कि ऐसे कोई कमेंट करता है क्या। कहने का क्या मतलब है, सही बात है कि हिंदी अनुवाद सही नहीं आता तो इसके लिए इंग्लिश का देखना पड़ता है। अब इतना कॉमन सेंस तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको रखना पड़ेगा। फिर आप ऐसे कमेंट कर रहे हो कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, जब हिंदी का समझ में नहीं आया तो इंग्लिश कहाँ से आएगा। तो ये मेरे पे कमेंट नहीं कर रहे हो आप, ये आप तो बिल्कुल अपने आप पे कमेंट करने लग गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से जाएंगे, आंसर निकल के आएगा कि इसके आधार पर क्या पूर्व धारणाएं हैं। ठीक है, भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र में तेजी से गर्म होते हैं। भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। तो ऐसा पैसेज में कहीं बात नहीं की गई है कि यार भूमंडलीय, हाँ बात की गई है कि वहाँ पर ऐसा है, लेकिन कह नहीं सकते कि यहाँ पे तेजी से गर्म होते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं की। आगे बढ़ते हैं एक बार कि भूमंडलीय तापन के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्थलीय अवसादन हो सकता है जहाँ पे ये लगे ना मे बी, हाँ केन ये हो सकता है, मे बी हाँ ये हो सकता है, तो उसके चांसेस सही होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ऊपर बात भी की गई है तो इसको लगाते हैं टिक सही। पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैवता को कम कर सकते हैं। देखो इसने लिखा कम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसने ऐसा नहीं कहा कम करेंगे ही। तो ये भी चांसेस इसके क्या है, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी इंग्लिश वाले देखना बहुत लाभदायक रहता है। मैं ऐसे ही सोल्व करता हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इंग्लिश का सारा ले लेना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का भी सारा ले सकते हैं, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आए तो दोनों मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। ऐसी हेल्प मिलती है, निश्चित रूप से हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है रीजन ऑफ ग्लेशियर वार्म फास्टर देन द अदर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कहीं उसमें रीजन की तो बात की नहीं गई है, वहाँ पे तो ऐसा बताया गया कि वहाँ पे 5 गुना बढ़ा है। रीजन की तो उनको पता ही नहीं क्या रीजन रहा होगा। ठीक है, ऐसा रीजन की बात नहीं की है। रीजन ऑफ ग्लेशियर वार्म फास्टर देन अदर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा ये है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग कैन ये हो सकता है इससे, दूसरे वाले में भी हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो दो और 3 स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही लग रहे हैं, बिल्कुल श्योर लग रहे हैं, पैसेज से पूर्व धारणा से मैच करते हैं। तो 2 और 3 को हम यहाँ पे टिक लगाते हैं, आंसर अपना हो गया, सी आंसर हो गया। पहले वाले को दोबारा देख लो कि जब आपके मन में कुछ और लग रहा हो तो भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। यहाँ पे ये होता है कि अन्य क्षेत्र तेजी से पिघलते हैं तो मानते हैं इसको सही, थोड़ा गर्म होते का कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं। आंसर क्या आया इसका, सी आंसर 65 में सही है। यूपीएससी के आंसर के हिसाब से सी ही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मैं भी अटेम्प्ट लेता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं भी अटेम्प्ट नहीं लेता हूँ। पहले लेसन बनाने से पहले मैं खुद बिना कहीं आंसर की देखे इनको अटेम्प्ट लेता हूँ। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन मेरे भी गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं कि सबके सब मेरे भी सही होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन ये देखता हूँ कि मेरे यार गलत क्यों है, और फिर जो मेरा अनुभव वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि यार आपको ये गलतियाँ नहीं करनी, इनको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 66 ये क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी अनुसंधान दल में उल्लू वाला। ठीक है, एक बार पैसेज पढ़ो, हिंदी मीडियम विद्यार्थी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन भी अपना अटेम्प्ट लेना यहाँ पे देखिए वीडियो को पॉज करके, जब तक आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी यहाँ पे देख सकते हैं अपना पैसेज। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे अपना आंसर आप साथ में रखना। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये क्वेश्चन पेपर 2019 के हैं तो इसको सामने रख के भी आप इनको देख सकते हो। यदि जिनकी गलतियाँ सी सेट में ज़्यादा होती है, जिनको पैसे समझ में नहीं आते हैं, तो एफर्ट लगाओ यार, थोड़ा एफर्ट लगा के थोड़ा सामने रखो, फिर पैसे सोल्व करो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही आसान पैसेज है ये भी, कि किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की, मतलब जहाँ पे उल्लू वगैरह रहते हैं ना काफ़ी जंगल में, तो उनकी अनुसंधान किया उन्होंने। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों से उत्सर्जित अपशिष्टों से हमें पूरी पिछली सहस्त्राब्दी के छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। इस अनुसंधान से संकेत मिला है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की वजह से, यानी उस समय जब ग्लोबल वार्मिंग हुई थी उससे गुजरी थी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा। यहाँ पे ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे, प्रतिस्कंदी इसका मतलब ये मतलब इंग्लिश का आप देखोगे तो इसमें क्या अनुवाद है, इसका अनुवाद है स्टेबल एंड रिजिलेंट, यानी मजबूती से, मतलब वो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने में सक्षम हुए थे, यानी उनके अनुकूल हो गए थे, उस समय की बात कर रहा है। ठीक है, अनुकूल हो गए थे, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से, लेकिन हाल ही में ये कह रहा है कि जैसे 19वीं शताब्दी में ऐसी घटनाएं हुई है,
तो पर्यावरण में मानवकृत कारणों के कारण मानव जनित कारणों के कारण क्या हुआ है, इन पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं। परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती गई। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक पारितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है जितनी सहजता से अतीत में हुआ है। यानी जो भी जीव जंतु है यार, वो यदि अपने आप अनुकूलित होते हैं तो प्रकृति में तो ऐसा होता है, लेकिन जब से मानव ने उनमें इंटरफेयर करना ज़्यादा शुरू किया है, ज़्यादा प्रकृति का दोहन शुरू किया है, तो ऐसी घटनाएं फिर आ रही है कि जीव जंतु ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक पैसेज है, इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है कि कौन सी इसमें निम्नलिखित में से पूर्व धारणा है। तो भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना हो सकती है, ठीक है। आसन यानी निकट, निकट आसन मतलब निकट भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो ये स्टेटमेंट देखो एक बार, कि इंग्लिश वाला भी देखना एक बार क्या कहना चाह रहा है कि द इम्पेडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट स्मॉल मैमल, मतलब आने वाला जो आगे जो आएगा, जो भी भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं होगी, इसे छोटे जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल कट जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचो, कौन कह सकता है कि इनका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं कह सकते। तो जहां जहां दो है निकाल दो, जहां जहां दो निकाल दो। अपना आंसर अपने आप बोल रहा है कि यार बी आंसर होगा इसका। खुद देख लो, आप खुद सोचो एक बार कि यार ये तो इतना आसान है। हम कहाँ फंसे हुए थे फालतू में स्टेटमेंट के चक्कर में, तीनों स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। देखो कितना आसान है, यही तरीका होना चाहिए। ये तरीका आपने अपना लिया तो कई बार तो यही होगा बाद में ना कि यार लास्ट में टाइम नहीं होगा ना, बचेगा नहीं टाइम, तो आप बहुत फास्ट भी इनको आप कर सकते हो। एक स्टेटमेंट नेगेटिव पकड़ोगे, उसको एलिमिनेट करोगे, निकाल दोगे तुरंत। यदि लास्ट कुछ सेकंड में आपको 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने पैसेज के, ऐसे जल्दी से पैसेज एक नज़र से गुजारा, फिर आपने देखा कि कौन सा स्टेटमेंट है बिल्कुल कटने वाला, उसको निकाला, आंसर निकाला। ऐसा होता है जब बोलते हैं ना लास्ट में टाइम नहीं हो तो क्या करें, 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेने हो तो कर सकते हैं ऐसा। तो ये तरीका अच्छा तरीका है, ठीक है। 66 में आंसर बी ही सही आंसर है यूपीसी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 पैसेज लिए मैंने कोशिश की कि पैसेज जो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन आपके आगे गलत ना हो, ठीक है। 67 यहाँ पे पैसेज पढ़ना और क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, अपना अटेम्प्ट लेना क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश का भी देख लेते हैं, यहाँ पे फूड वेराइटीज वाला है, यहाँ से आप पैसेज को पढ़ो, ठीक है। पैसेज एक बार पढ़ के या पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आशा कर रहा हूँ आप ऐसा काम कर रहे हो, रियल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यहाँ से, ठीक है। पढ़ते हैं पैसेज को कि खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और ये तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से अब कितनी बची है? 100 बची है। इसी प्रकार फिलीपींस में जो धान की यानी चावल की जो खेती होती थी, अब कितनी मतलब किंतु अब बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम उसकी किस्में बची है, यानी 100 से कम किस्में उसकी बची है। चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व है खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में से 90% किस्में विलुप्त हो चुकी है। विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपनी स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफ़ी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया। हाल ही के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों और खाद्य के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन और वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। देखो ये कितना बढ़िया पैसेज है, पढ़ के भी मजा आता है। मैं अपना एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे हम बचपन में थे तो जैसे मैं किसान वर्ग से आता हूँ, आप जानते हो, मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि मैं खेतों में रहता हूँ। तो हमने बचपन में देखा है कि जैसे जो हमारे दादा दादी थे, जितनी भी हमारे खेतों में जो फसलें उगाते थे उनके सबके बीज वो क्या करते थे, मतलब उनको सहेज के रखते थे, है ना। जितने भी बीज हैं, मतलब जो भी दालें होती हैं, जितने भी अपने चाहे गेहूँ उगाते हैं, चना उगाते हैं, जो भी बाजरा, या यहाँ पे बाजरा, राजस्थान में बाजरा अच्छा होता है, जैसे अभी खरीफ की फसल में बाजरा है, तो जितने भी ये बीज होते थे ना उनको सहेज के रखते थे कि खराब नहीं हो जाए, उनको मतलब मटके में या कुछ मतलब ऑर्गेनिक तरीके से उनको बचाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज की बात करूँ, आज वर्तमान की बात करूँ, तो ऐसा कोई भी बीज अब घर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतने मतलब ये बीज आ गए कि हम उन पर निर्भर हो गए। हमें लगा कि यार अब बचाने की कहाँ आवश्यकता है। यही तो मार्केट पॉलिसी थी कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो बीज है उनको समाप्त कर दें और उनका मार्केट जो है वो फल फूल जाए। ऐसा ही तो हुआ। तभी तो आजकल आप जानते हो ना, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कपास की किस्म है, वो काफ़ी महंगी है, उसका मतलब बीज महंगा आता है, इस कारण किसानों को काफ़ी लागत भी पड़ती है, फिर फसलें उपज अच्छी नहीं होती या वर्षा नहीं होती, तो क्या करते हैं किसान, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये देखो बड़ा कारण है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, खुद पढ़ते भी और नोटिस भी किए, कि जो हमारे देसी बीज होते हैं ना, जो स्थानीय जो इन्वायरमेंट के अनुकूल होते हैं, वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि जो संकर किस्म के बीज होते हैं वो आसानी से मतलब जलवायु परिवर्तन के अनुकूल नहीं होते हैं, जबकि अपनी
जो स्थानीय देसी बीज होते हैं वो जलवायु परिवर्तन की, चाहे वर्षा कम होती है, जैसे हम बात एक सिंपल बात करें, एक हमारे यहाँ बाजरे की जो देसी बीज होता है अभी भी लोगों के पास है, ठीक है। तो बाजरे की जो किस्म कैसी भी चाहिए है ना, वर्षा कम हो या ज़्यादा हो, वो ऐसा बीज है जो अच्छे से आपको प्रोडक्शन देता है। जबकि संकर किस्म के जो बाजरा होता है वो न तो खाने में अच्छा होता है, न प्रोडक्शन अच्छा देता है। तो ये सिंपल सा एक आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए, उसके बेस पर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। तो यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसल पादपों का सहारा दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हम विलुप्त हो जाने दिया। ठीक है, बहुत आसान है कि यार हमने वो कर दिया, बीजों को बचाया नहीं और आज ये संकट पैदा हो सकता है। तो कौन सी इसकी पूर्व धारणा है? तो पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही है। प्रमुख कारण मनुष्य ही है, अभी देख लेते हैं है कि नहीं। अभी छोड़ लेते हैं, हो सकता है मनुष्य हो जाए। एक बार ऊपर बात भी की कि मानव ने कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश नहीं की, आप बाजार पर निर्भर हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे, ऐसे सीधा आंसर नहीं करने वाले। मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है, ये तो सही है। अभी तो इस पर तो श्योर लगा देते हैं। तो जहाँ पर अब 2 है, देखो स्टेटमेंट भी आ गया, अभी 4 स्टेटमेंट होते तो हम फंस जाते। तो 2 जिसमें नहीं है तो उनको तो हम वैसे भी निकाल देंगे। देखो ये कट गया, तो ये एक अभी हमें थोड़ा सा ऐसा कर रहा था, अपने आप स्टेटमेंट निकाल दिया इसको, ठीक है। 2 अब सही है। अब हमें 4 और 3 में से देखना है कि कौन सा बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंत्योदगतवा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जा सकती है। खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली आगे जाकर क्या हो सकता है, खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जा सकती है। अभी लग रहा है कि हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। अभी देखो ये काफी उलझाने वाला लग रहा है मामला कि इसमें आंसर 2 होगा या यानी बी होगा या सी होगा। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये भी ठीक लग रहा है, इसकी पूर्व धारणा तो लग रही है कि हमारी खाद्य सुरक्षा यानी भविष्य में जो खाद्य सुरक्षा होने वाली है स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर करेगी। ये तो यार एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे पैसेज में ये बात की गई, तो इसको तो हम श्योर मान सकते हैं क्योंकि ये तो प्रमुख रूप से बात की गई है ना, तो इसको श्योर मान सकते हैं। तो अभी 2 और 4 मानते हैं, बी मान। अभी एक और तीसरा वाला दोबारा देख लेते हैं कि खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली, खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंततः निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या को। अभी देखो ये स्टेटमेंट कह ही नहीं सकते ऐसा होगा कि वर्तमान में जो भी प्रोडक्शन चल रहा है ये हम कह ही नहीं सकते, श्योर नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही, लेकिन ये वाला श्योर लग रहा है। तो आंसर इसका क्या निकल के आया है, बी आंसर इसका सही आंसर है। ये तरीका होना चाहिए सोल्व करने का, मेरा तो ये तरीका है। और इसमें मुझे 30 में से काट पीट के मेरे 20 में बचा लेता हूँ, या मान सकते हो कि 30 में से 25 सही होते हैं, फिर या 24 सही होते हैं, काट पीट के 20 तो बच जाते हैं। तो 20 पैसेज के बचते हैं, तो 10-15 या 20 तक हम क्या कर लेंगे, मैथ रीजनिंग के भी कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारे लगभग 40 क्वेश्चन बच जाते हैं, तो 100 मार्क्स आते हैं, आ जाते हैं 100 मार्क्स इजीली आते हैं मेरे। काफ़ी मतलब 100 मार्क्स से ऊपर रहा है कई बार। लास्ट टाइम जरूर 70 ही रहा था, इस पेपर में ही 70 रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं पैसेज ही करता हूँ एक्चुअल में ज़्यादा, और थोड़ा तरीका गलत हो गया था, क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं ले पाया था। तो ये गलती आप नहीं करना, मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है। क्वेश्चन को सीसेट के पेपर को आप यार अटेम्प्ट ऐसे लो, मैं बार बार बोलूँगा, यहाँ पे भी बोलूँगा कि आप ना 1 से स्टार्ट करो और पहले 1 से 80 तक वो क्वेश्चन कर लो पहले राउंड में जो आपको इजीली देखते आते हैं, ठीक है। तो ये तरीका करोगे तो आपका 40 से कम बचेगा नहीं, देखना काट पीट के, क्योंकि उसमें इजी वाले कर लोगे। अब लास्ट टाइम मैंने भी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्योंकि ऐसा लगता है यार सीसेट तो पास कर लेंगे, तो इतना ध्यान नहीं दिया स्ट्रेटेजी पे, और तो उसके कारण पैसेज भी किए, लेकिन क्वेश्चन कम अटेम्प्ट ले पाया था। 50 के आसपास ही अटेम्प्ट हो पाए थे, तो फिर काट पीट के कितने बचे, 28-29 क्वेश्चन बच गए, 27 चाहिए थे, ठीक है, हो जाता है फिर। तो यही अपना तरीका है। तो आज हमने 6 पैसेज किए हैं, सभी के सभी पूर्व धारणा वाले हैं। यदि आपको ये लेसन पसंद आते हैं आप कमेंट करके बताना, तो मैं और पैसेज बनाऊंगा, अदरवाइज ये लास्ट लेसन होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।